एवरीबॉडी, नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग को पता है 71st बीपीएससी 10 सितंबर को शेड्यूल्ड है। तो इसी क्रम में आज हम लोग बीपीएससी बिहार स्पेशल की कक्षाएं शुरू करवा रहे हैं, और जिसमें सबसे पहले मैं आपको बिहार की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार शुरू करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो पाएंगे कि 4 से 5 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री वर्ड जो कि डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी। फर्दर हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, आखिर किस आधार पर हिस्ट्री का इतिहास का विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें हम फर्दर स्टोन एज और मेटल एज पढ़ते हैं। स्टोन एज अर्थात प्रस्तर युग, मेटल एज अर्थात धातु युग। फिर हम प्रोटो हिस्टोरी को पढ़ते हैं। इसको हिंदी में आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और हिस्ट्री को हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हिस्ट्री को जिस प्रकार से विभाजन किया गया उसका बेस है एविडेंस अर्थात साक्ष्य। साक्ष्य के आधार पर हिस्ट्री का विभाजन किया गया है, और हम पाते हैं कि जो प्री हिस्ट्री अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल है वहाँ पे देयर वाज नो रिटेन एविडेंस। ठीक है, वहाँ पे लिखित कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि प्रोटो हिस्ट्री में लिखे हुए साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन अभी तक उनको डिकोड नहीं किया गया है। और जबकि ऐतिहासिक काल में हम पाते हैं कि हमारे पास रिटेन एविडेंस है और उसको पढ़ा जा सकता है। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हिस्ट्री है उसको फर्दर फिर से डिवाइड किया गया है, और इसे पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में डिवाइड करते हैं। तो पैलोलिथिक एज को पूरा पाषाण काल कहा जाता है, इसे हिंदी में पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और मेसोलिथिक एज को मध्य प्रस्तर काल या मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और नियोलिथिक एज को नव पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक के पीरियड को हम लोग पैलोलिथिक एज कहते हैं। बीसी और एडी आप समझते होंगे, एडी एनो डोमिनी और बीसी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, मेसोलिथिक एज जो है इसका टाइम पीरियड हम देखते हैं कि 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक, और नियोलिथिक एज का 6,000 बीसी से लेकर 3,000 बीसी तक। आगे हम लोग प्रोटो हिस्टोरी को पढ़ते हैं, जिसमें हम पाते हैं कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। और यहाँ पे आगे पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक एज, जिसको कॉपर एज भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2600 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक है, और चैल्कोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 1800 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक है। इसका ध्यान रखेंगे। अब हम एक एक करके पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैलोलिथिक एज को पढ़ते हैं, अर्थात पूरा पाषाण काल। दोस्तों इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि ये आइस एज है। यहाँ पे लाइफ स्लो है और एनिमल्स भी स्लो हैं, और यहाँ पे जो स्टोन टूल्स मिल रहे हैं
वो शार्प नहीं होंगे, नुकीले नहीं होंगे, बल्कि वो भद्दे होंगे, चौड़े होंगे। और यहाँ पे हंटर्स और गैदरर्स होते हैं, अर्थात यहाँ पे जो भी लोग थे वो शिकार करके और चीज़ों को गैदर करके अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ के लोगों को, उस समय के लोगों को क्वाड्राइट मैन कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि वो जो भी स्टोन का इस प्रयोग करते थे वो स्टोन जो होता था, वो पत्थर जो होता था, वो काफ़ी कठोर पत्थर का बना होता था, इसीलिए इसको क्वाड्राइट पत्थर का बना होता था, इसीलिए उसको क्वाड्राइट मैन भी कहा गया। और ये ओल्डेस्ट फेज है। क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर का कोई प्रमाण है? नो, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे हाउस बिल्डिंग का भी प्रमाण नहीं है और यहाँ पर किसी मेटल का भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मध्य पाषाण काल में। यहाँ पे देखेंगे कि अब टाइम पीरियड आगे बढ़ चुका है। जो आइस एज था अब वो धीरे धीरे गर्म होके कोल्ड क्लाइमेट में चेंज हो चुका है। जो एनिमल्स पहले स्लो थे अब एनिमल्स फास्ट हो चुके हैं, अब इनका डोमेस्टिकेशन भी होने लगा है। यहाँ पे फिर फ्लोरा और फौना को भी हम पाते हैं और यहाँ पर जो स्टोन है वो अब ज्योमेट्रिकल शेप में मिलना शुरू हो गया है, अर्थात वो नुकीले और धारदार हो गए हैं। वो इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में या कुल्हाड़ी वगैरह जो यूज किया जाता है उसको इस तरीके से यूज़ करते हुए हम लोग इसे पाते हैं। फिर आ जाता है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज अर्थात नवपाषाण काल। यहाँ पे हम पाते हैं कि अब फूड प्रोसेसिंग होना शुरू हो गया है। एग्रीकल्चर के एविडेंस सबसे पहले यहीं पे प्राप्त होते हैं और यहाँ पे आग की खोज हो चुकी थी, अर्थात अब आदि मानव यहाँ पे फायर का यूज़ करना शुरू कर दिया था उन्होंने। आगे अब हम पाते हैं कि यहाँ पे लोग सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे, अब वो खुद घर बना के रह रहे हैं, विलेज सेटलमेंट हो रहा है। तो ये सारा चीज़ हम नवपाषाण काल में देखते हैं। इसके आगे का जो एज है उसको हम लोग चैल्कोलिथिक एज कहते हैं और इसको कॉपर एज भी कहा जाता है। तो बेसिकली चैल्कोलिथिक एज क्या है? तो इट इज़ द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द नियोलिथिक एज एंड ब्रॉन्ज एज, यानी चैल्कोलिथिक एज जो है उसको ब्रॉन्ज एज क्या करेगा, फॉलो करेगा आगे। क्लियर? यूज ऑफ मेटल एलॉय एंड स्टोन टूल्स। यहाँ पे हम देखेंगे कि मेटल्स और स्टोन टूल्स का प्रयोग मेटल का प्रयोग होना शुरू हो गया और स्टोन टूल्स हुए हैं वो काफ़ी शानदार हो गए हैं, अब धारदार हो गए हैं और इनका यूज़ यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गया। फर्स्ट टाइम यहाँ पर कॉपर का यूज़ हो रहा है और ये जो चैल्कोलिथिक है इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि ये हड़प्पा के समकालीन है। ठीक है, अब इनको हम एक बार एक टाइमलाइन में देख लेते हैं कि कैसे है और इसके साथ साथ रिवीजन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक हमारा पैलियोलिथिक एज था। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक हमारा मेजोलिथिक एज था और 6,000 BC से लेकर 3,000 BC तक नियोलिथिक एज था। इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा ये गलत हो गया है, इसको हटा देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2500 BC से 1600 BC या 1500 BC लिख सकते हैं, क्योंकि ये मैच्योर पीरियड होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इस एज में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद फिर 1500 BC से 1000 BC में हम देखेंगे वैदिक पीरियड को। उसके बाद 1000 BC से 600 BC तक पोस्ट वैदिक पीरियड। इसके बाद देखेंगे कि 600 BC से 400 BC तक यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ नए धर्मों का उदय होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये 2 नए धर्मों का उदय होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हिंदू धर्म है उसमें पोस्ट वैदिक काल में कुछ वो संक्रमण आ जाता है जिसके वजह से ये दोनों धर्म का उदय होता है।
उन संक्रमण को हम कैसे मान सकते हैं? जैसे आप देखेंगे कि पोस्ट वैदिक पीरियड में बलि प्रथा शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा यज्ञ अनुष्ठान शुरू हो गए थे, कुछ ऐसे चीज़ें पैदा हो गई थी जो समाज में स्वीकार नहीं थी, जैसे अंधविश्वास, ये सब चीज़ें। तो उसी को रोकने के लिए या उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का आगमन होता है, उदय होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे मौर्य पीरियड को पढ़ेंगे, गुप्ताज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा टाइमलाइन है। तो इस क्रम में आगे हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है। अब हम सबसे पहले नियोलिथिक को देखते हैं। इसको देखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि नियोलिथिक एज को अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा जो बिहार में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, वो नियोलिथिक एज से ही प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि फार्मिंग नियोलिथिक एज में शुरू हुआ, सेटल लाइफ नियोलिथिक एज में शुरू हुआ, यहीं पर से व्हीट और वार्ले का भी एविडेंस प्राप्त होता है। कुछ प्रमुख साइट्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेमपल्ली, जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मयूरभंज उड़ीसा में, बेलन स्ट्रीम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वर्तमान में कहा जाए तो ये अभी इलाहाबाद के पास है, यूपी, उत्तर प्रदेश। और सबसे पहले जो राइस का एविडेंस प्राप्त होता है वो इलाहाबाद के निकट ही कोल्डिवा एक जगह है, वहीं से प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हम लोग ये समझने लगते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड में ही राइस और जौ वगैरह वहाँ पे प्राप्त हुए थे, लेकिन नहीं, आपको ये समझना है कि ये नियोलिथिक एज में ही राइस का एविडेंस प्राप्त हो चुका था। ठीक है, इसी तरह से एक और साइट है उटनूर, जो कि तेलंगाना में स्थित है। अब बिहार को देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे नियोलिथिक के एविडेंसेस मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्थान है वो है चिरांद, वो वर्तमान में सारण जिला अर्थात छपरा का नाम आप लोग सब जानते होंगे, तो वो वहाँ से प्राप्त हुआ है। चेचर वैशाली से प्राप्त हुआ है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। मनेर, जो कि पटना का हिस्सा है। श्वेतपुर दरभंगा का पार्ट है। टाराडी, गया और सेनवार पटना। इसको मैं आपको मैप के थ्रू बताता हूँ कि कौन सा स्थान किस ज़िले में है। तो देखिए यहाँ पे ये सारण जिला है, यहाँ से चिरांद, ये माफ कीजिएगा, ये चिरांद यहाँ पे है। ठीक है, वैशाली, यहाँ पे चेचर है, और मनेर जो कि पटना में है। फिर दरभंगा, श्वेतपुर, गया से ताराडी, और सेनवार भी पटना। ठीक है, तो इन साइट्स को आप याद रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइट है वो चिरांद है, वो क्वेश्चन इससे आप जरूर देखने को मिलेगा। मैप को अच्छे तरह से रीड कर ले और सारे स्थान को अच्छे से समझ ले। ठीक है, अच्छा, चिरांद चूँकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसके कुछ जो विशेषताएं हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले W. हंटर ने अपने बुक गैजेटियर ऑफ इंडिया में चिरांद के बारे में बताया था। ठीक है, वहाँ पे वो मेंशन करते हैं। फर्स्ट एविडेंस ऑफ नियोलिथिक इन चिरांद, सेकेंड लार्जेस्ट एविडेंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स इन चिरांद। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है, तो भाई फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, यानी लार्जेस्ट कौन सा है? तो लार्जेस्ट जो है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, ये मानव निर्मित कलाकृतियाँ होती है, आर्टिफैक्ट्स। एंटलर बोर्ड कहाँ से मिला है? तो चिरांद से मिला है। ठीक है, आगे हम देखेंगे जब कुषाण पीरियड पढ़ेंगे तो वहाँ पे 82 कॉइन्स सिल्वर के, वो भी कुषाण पीरियड में चिरांद से ही प्राप्त हुए हैं। 5 वन ब्रिक्स हाउसेस चिरांद से प्राप्त हुए हैं। और फिर हम आगे जब पढ़ेंगे एंटीचक विलेज को, ये भागलपुर का पार्ट है ना। और
ये दोनों पार्ट, ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है धर्मपाल का रिमेंस मिलता है वो भी भागलपुर का पार्ट है। यहाँ यानी यहाँ से भी नवपाषाण काल के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक साइट है कुम्हार जो कि पटना में स्थित है। वहाँ पे अशोक का महल मिला है जो कि 80 पिलर हॉल जिसको कहते हैं, और इसकी खोज की थी स्पूनर, अल्टेकर और मिश्रा ने। इस तीनों के नाम को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वैशाली मैंने आपको मैप में बताया था, ये वैशाली है। वैशाली से प्राप्त हुआ है मड हाउस डेट कंटेन्स द कॉर्पोरल एसेस ऑफ गौतम बुद्धा। जो जब बुद्धा की मृत्यु हो गई थी तो उनका जो शरीर था, जो उसके एसेस हैं, तो ये यहाँ पे वैशाली में मड हाउस में रखा गया था। इसी तरह से राजगीर इज़ द पार्ट ऑफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट एंड हेयर इज़ द नालंदा डिस्ट्रिक्ट, ये है। ठीक है ना, यहाँ पे राजगीर है। और राजगीर में एक प्रसिद्ध जीविका विहार है किनके नाम से है। ये जीवक जो फिजिशियन हुए थे उनके नाम पे है। जीवक को हम लोग फर्दर बिंबिसार के टाइम पढ़ेंगे। ठीक है ना, जब हम बिंबिसार को पढ़ेंगे तो हम जीवक को भी पढ़ेंगे। ठीक है, पैलियोलिथिक। अच्छा, अभी मैंने आपको बता दिया कि नियोलिथिक एज में ये सारे एविडेंसेस तो मिले हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है क्या पैलियोलिथिक एज में कोई एविडेंसेस नहीं था या मेसोलिथिक एज में कोई भी एविडेंसेस प्राप्त नहीं हुआ था? तो नहीं, ऐसा नहीं है। पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एविडेंसेस जो हैं, इसमें कुछ एविडेंसेस जो मिले हैं वो औजार के रूप में मिले हैं। ठीक है, जैसे खुरपी, चाकू, कुल्हाड़ी का फल, ये सारा चीज़ मिला है, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नालंदा और मुंगेर में पैलियोलिथिक के एविडेंसेस मिले हैं, और मुंगेर पैसरा एक जगह है, मुंगेर में पैसरा, वहाँ पे मेसोलिथिक एविडेंसेस मिले। क्लियर? अब हम देख लेते हैं चैल्कोलिथिक एज, जिसको हम लोग कॉपर एज भी कहते हैं। तो हमें कॉपर एज में भी चिरांद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चिरांद जो कि सारण में है, यहाँ से कॉपर एज के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चेचर वैशाली जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, चंपा भागलपुर और टाराडी गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला है? प्री हिस्ट्रिक रॉक पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम कैमूर, नवादा एंड जमुई रीजन। ठीक है ना, रॉक पेंटिंग्स क्या होते हैं? तो जो वैसे पेंटिंग्स जो पत्थरों पे बनाया गया है या पहाड़ पे खुदाई करके बनाया गया है, तो वैसे साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कैमूर से, नवादा से और जमुई रीजन से। इसको एक बार देख लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं। जैसे ये एक वर्ड है विहार, और हम लोग बिहार पढ़ रहे हैं, तो क्या ये जो वर्तमान समय का विहार है, क्या इसी से डिराइव्ड हुआ है? तो जी हाँ, जो वर्ड बिहार है दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विहार। और विहार शब्द क्या है? तो इसको रेस्टिंग हाउस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम कहा जाता था। अर्थात जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे उनका विश्राम गृह विहार था। अब हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि बिहार के डिफरेंट नाम पूछा जाता है कि किस समय क्या था। तो ऋग्वेद में ये मेंशन है कि बिहार को ऋग्वेद में कीकट कहा गया है, कीकट। और यहाँ के लोग जो यहाँ इस रीजन में रहते थे उनको बरात्य कहा गया है। वराह पुराण में ऐसा मेंशन है कि कीकट को इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ प्लेस कहा गया है, जबकि गया, पुनपुन और राजगीर को ऑस्पिशियस अर्थात शुभ जगह माना गया है। ठीक है, अब दोस्तों हमने ये आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पहले पूछे गए हैं पेपर्स में। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑल्सो नॉन एज चैल्कोलिथिक एज। तो मैंने आपको बताया है कि ये कॉपर एज है। इसका आंसर आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे लेक्चर देखने के बाद। एट विच आर्कियोलॉजिकल साइट इन बिहार हैव कंटिन्यूस रिकॉर्ड्स फ्रॉम नियोलिथिक पीरियड टू द पाला डायनेस्टी बीन डिस्कवर्ड। अच्छा, पाला डायनेस्टी हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन नियोलिथिक पीरियड के बारे में हमने आपको पढ़ाया और मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा साक्ष्य कहाँ मिले हैं नियोलिथिक के?
तो 94 मिले हैं। तो आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस सिविलाइजेशन इज एग्जिस्टेड इन विच एमंग द फॉलोइंग एजेस? प्री हिस्ट्रिक एज, ईयरली हिस्ट्रिक एज, हिस्ट्रिक एज और लेटर हिस्ट्रिक एज। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैच्योर है वो हिस्ट्री के बाद, लेकिन जो यहाँ पे पूछा है इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ईयरली हिस्ट्रिकल एज। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।